हम लोग क्लास 7 चैप्टर 5 करने वाले हैं वाटर। वाटर का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, सबसे पहला ग्लॉसरी है, यहीं से शुरू करेंगे। क्या है? टेरारियम। सो टेरारियम मतलब क्या होता है? टेरारियम इट मीन्स होता है कि एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है जो कि प्लांट्स का स्मॉल हाउस होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, देखो यहाँ पे ये क्या है? टेरेरियम है। मतलब एक क्या है? प्लांट, छोटे छोटे पौधे को रखा गया, एक छोटा सा हाउस है उनके लिए, ऐसा समझो। चलिए, अब वाटर का जो साइकिल है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो, ये पॉन्ड है, कुछ भी वाटर है ना। अभी क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ हीट से, सनलाइट से, हीट से इवेपोरेट हुआ। अब इवेपोरेशन कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद वही परसिपिटेट हो गया, परसिपिटेट हुआ, फिर रन ऑफ हुआ, फिर वही वापस वही पहाड़ों से पानी वानी सब जगह जमा होकर नदी में आया, तालाब, नदी, यहाँ से फिर से क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ। तो यही साइकिल है इसका। इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, फिर वही परसिपिटेट होता है, यानी बारिश के फॉर्म में। परसिपिटेशन का फॉर्म हेल स्टॉर्म भी होता है, रेन भी होता है ना। सो वाटर साइकिल है, छोटी सी बात थी। ये पूरी, क्या मैं कर रहा हूँ, ये पूरी इतना जो लिखा है पूरा वही बात है ना। चलिए, वर्ल्ड मेजर सी लेक्स एंड रिवर्स। अब मुझे इस मैप को दिखाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा पॉज करके। चलिए, यहाँ पे आते हैं। ये हमारा मैप है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप किया है, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा सर। ओके, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, तो कनाडा। यहाँ पे मिसिसिपी रिवर है, लेक है हुरन, सुपेरियर लेक, विनिपेग, फिर ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है। ये है साल्ट लेक सिटी, नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे देखिए कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी क्या कर रहा है? जोड़ रहा है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। यहाँ पे एक इस्थमस ऑफ पनामा है, हमने पढ़ा था क्लास 6 में, अगर याद होगा तो। साउथ अमेरिका में यहाँ पे देखो अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर आके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में यहाँ से डिवाइड हो गया है ना। अब आते हैं अफ्रीका। नाइजर रिवर है, ये पूरे नाइजर रिवर है, यहाँ से भी जुड़ रहा है, यही मेडिटेरेनियन सी है उसके ऊपर। फिर यहाँ पे कॉन्गो रिवर है, लेक विक्टोरिया है अफ्रीका में, फिर यहाँ पे ऑरेंज रिवर है ना। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं। डेनिवो रिवर है, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, अब देखो कैस्पियन सी। अब हुआंग है, चाइना का रिवर है, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना। यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। ये देखो हमारा इंडिया है, यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा है, देखो असम यहाँ से, और एक गंगा उत्तराखंड से ऐसे निकलता है ना। चलिए, यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर बॉडीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इम्पॉर्टेंट है, जानते हैं इसको। ये रेड कलर का हाईलाइट शायद मैंने किया होगा, मुझे लगता है, नहीं मुझे नहीं याद है। खैर, ओशियन का जो वाटर है, सलीन वाटर, वो 97.3, जो कि खारा पानी है। 97.3 सबसे हाईएस्ट। आइस कैप है 2%, ग्राउंड वाटर है 0.68%, एंड फ्रेश वाटर जो लेक है 0.009%। इनलैंड सी एंड साल्ट लेक जो है 0.009% फ्रेश वाटर के सिमिलर है, और एटमॉस्फेयर में 0.0019 है, और रिवर्स में 0.001 है। तो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ है जो हम ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रेश वाटर आइस कैप में है, 2% सबसे ज़्यादा है अगर बोले तो, ओशियन के बाद। ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर इनलैंड सी एंड साल्ट लेक से, एटमॉस्फेयर से और रिवर से, इन सब ये फ्रेश वाटर है। 97.3 हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब salinity is the amount of salt in gram percent of 1000 gram of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand. अब देखो इसका मतलब क्या? पर थाउजेंड। देखो आपको पता है कि 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है,
होता है। तो 1 केजी में 1000, तो उसी पे वैसे है कि 35 ग्राम का क्या है, ओशियन की सैलिनिटी है। इट मीन्स 1000, यानी कि 1 केजी में 35 ग्राम क्या है, सैलिनिटी है ना। तो एवरेज सैलिनिटी मतलब नमक है, ऐसा मान लो, अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो। अब यहाँ पे आपको पता है कि डेड सी जो है इजराइल में है, उसकी सैलिनिटी है सबसे ज़्यादा डेड सी की, वो 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर है ना। स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। अब ये वाली आपको पता होगी, साइंस में आप पढ़ोगे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, फ्लूइड डेंसिटी, तो उस पर तैरती हैं चीज़ें। खैर अभी आपके क्लास 7 के नज़रिए से काम की कोई चीज़ नहीं है। आप ऐसा समझिए कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है उस पर फ्लोट कर सकता है। जैसे अगर आप देखते हो, आप कोई पेपर डालो तो वो पानी पे तैरती है ना। या फिर तो एक इसका बेहतर एग्जांपल है, जब हमारे यहाँ आसपास क्या होता है, मच्छरों को पानी में से भगाना होता है, तो हम लोग केरोसिन ऑयल डालते हैं उसमें, है ना। तो उससे क्या होता है कि उसका जो डेंसिटी वाटर का घट जाता है और वो लोग मर जाते हैं उसमें, है ना। ये बेहतर एग्जांपल था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट, ओशियन सर्कुलेशन। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को, याद रखना। ओशियन सर्कुलेशन पे आते हैं। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट walking bare feet on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seaweed, the smell of salt in the air, and like the calm water, ponds and lake ocean waters keep moving continuously. It is a never still. So the movement that occur in an ocean can be broadly categorized as wave, tides and currents. अब समझो, इसमें बस इंपॉर्टेंट बात यही लिखा हुआ है कि जब आप बीच के पास जाते हो, समुद्र के किनारे बीच के पास, तो आप जब चलते हो उस पर अच्छा लगता है, ठंडी हवा, चिड़िया, उसके जो स्मेल होते हैं वो अच्छे लगते हैं, वेव के जो म्यूजिक होते हैं, वेव जो कंटिन्यूस बहता है वो अच्छे लगते हैं। और या फिर तो जैसे कि जैसे क्या होता है, पॉन्ड और लेक्स में काम वाटर होता है, वैसे ही ओशियन वाटर में, है ना। सो ओशियन वाटर क्या होता है कि कंटिन्यूस मूव करता है, उनके जैसे काम वाटर नहीं होता है। काम वाटर इट मीन्स एक जगह स्थिर नहीं रहता है। पॉन्ड में क्या है, तालाब में पानी जैसे वैसे ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और इनको कैटेगरीज डिवाइड किया गया है इनको कैटेगराइज करके ओशियन के सर्कुलेशन को, वेव में, टाइड में, करंट्स में। वेव क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, करंट्स क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे, वेव आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स। देखो, वेव्स बनते हैं जब हवा जब चलती है, उसके कारण स्क्रैप होता है ओशियन के सरफेस पे, तो उससे वेव बनता है। जितने स्ट्रांग हवा चलेगी उतनी बड़ा वेव, उतना बड़ा वेव बनेगा, है ना। देखो आप, चलिए, when you are playing throw ball on beaches and ball fall into the water, what happens। देखो, अब जब आप खेल रहे हो, थ्रो करते हो बॉल बीच पे, तो वो वाटर में चला गया, इसका क्या मतलब है, what happens, क्यों। it is fun to watch how the ball get buzzed back to the source by the waves when the water on the surface of the ocean rises falls alternately, they are called waves। अब देखो, मैं बहुत सिंपल सेंटेंस में बताता हूँ। कैसे बॉल आपने फेंका, है ना, बॉल आपने फेंका, वाटर में चला गया, ही वापस आपको वाटर दे देता है। कैसे, वेव से। वेव आया, सारी चीज़ें बाहर आ गई, आपने जो बॉल फेंका था वो फिर से वापस आपके पास, किसके कारण, वेव के कारण, है ना। बहुत छोटी सी चीज़ थी यार, इसमें कुछ है ही नहीं, तो अभी मैं क्या बताऊँ। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज सुनामी। अब सुनामी क्यों जापानीज वर्ड है, इसको हार्बर वेव, इसका मतलब होता है जब भी वहाँ सुनामी आती है तो हार्बर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बस खत्म करते हैं 2-3 मिनट में चैप्टर। ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम अ ह्यूज वेव्स, these may cause tremendous destructions. An earthquake, a volcanic eruption, or an underwater landslide can lift large amount of ocean waters. As a result is a huge tidal wave called tsunami. समझो इस बात को, सुनामी क्या होती है।
जब तूफान आता है या फिर हवा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलती है तो बहुत ज़्यादा वेव्स आते हैं। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शंस होते हैं, बर्बादी होते हैं स्टॉर्म से। या फिर तो अर्थक्वेक या कोई वोल्केनिक इरप्शन या भूकंप आ जाए, या फिर तो वोल्केनो इरप्ट हो जाए, या फिर तो अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए। इसके कारण क्या होता है, जो ओशियन वाटर में होता है वो लार्ज शिफ्ट आ जाता है। लार्ज शिफ्ट अगर वाटर लेवल मान लीजिए, देखो जैसे मैं बताऊँ, ऐसा समझो, ये पूरा का पूरा ये जो डब्बा बनाया है, एक सेकेंड, ये जो डब्बा बनाया है ओशियन है, और अगर वाटर अभी इतना है, ठीक है, इस लेवल पे अगर लैंडस्लाइड हुआ, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसके आसपास, तो इसका वाटर लेवल यहाँ पहुँच जाएगा। इसको हम कहते हैं सुनामी। इट मीन्स वाटर लेवल बढ़ जाना। सो दैट में बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। 15 मीटर हाई बन सकता है। लार्जेस्ट सुनामी ईवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। लार्जेस्ट सुनामी जो अब तक का मेजर किया गया है वो 150 मीटर हाई। सॉरी। These wave travels at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। वेव्स जो होते हैं वो चलते हैं 700 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। सो द सुनामी of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India। 2004 में सुनामी आया था इंडिया में। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड। जो इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज हो गया था, डूब गया था, है ना। चलिए, वही 2004 की रिपोर्ट है जो आई थी सुनामी। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। साउथर्न मोस्ट पॉइंट पता है आपको, इंदिरा पॉइंट है भारत का, सबमर्ज्ड हो गया था। कि तमिलनाडु कोस्ट पे भी कुछ इमेजेस से क्लियरली है ही नहीं भैया, क्या यार एनसीईआरटी। अब टाइड्स की बात करते हैं। सो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। जो रिदमिक राइज होता है ना, वो ओशियन वाटर में राइज होता है, फिर फॉल होता है, यानी बढ़ा, पानी बढ़ जाएगी। शाम होते देखोगे आप समुद्र के पास कि पानी बढ़ जाती है, फिर सुबह में, तो इसको कहते हैं हम टाइड। It is a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water fall to its lowest level and recedes from the shore. शोर यानी समझ रहे हो, किनारा समझ लो कि वहाँ से जब घट जाता है तो वो लो टाइड है, अगर पानी बढ़ गया तो वो हाई टाइड है, ऐसे समझ सकते हैं। टाइड क्यों होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, और कितने टाइप होते हैं टाइड। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। टाइड को हिंदी में ज्वार बोलते हैं, ज्वार, है ना। समझिए इस बात को। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट यानी कि ग्रेविटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। सो जो ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता है कौन, सन और मून, किस पे, अर्थ सरफेस पे, उसी के कारण टाइड्स आता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं टाइड कैसे होते हैं, ऑकर जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून का अर्थ सरफेस पे लगता है उसी के कारण टाइड्स होता है, समझ गए होंगे। सो द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर द मून टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स काउज हाई टाइड। आप समझो, वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल। पुल हो जाता है वाटर, यानी कि वाटर खींचता है ना, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना। इसके कारण क्या होता है, हाई टाइड होता है, क्योंकि वो क्या होता है, पुल करता है मून अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून द सन, द मून एंड द अर्थ lie in the same line and the tides are highest. These tides are called a spring tides। सबसे हाईएस्ट टाइड कब होता है, जब मून और सन और अर्थ सेम लाइन में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं तब। इस टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। What when the moon is in the first and last quarter। फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर समझ रहे हो, मतलब कि अगर मैं बताऊं, यानी कि पहले सप्ताह, मतलब कि पहले फर्स्ट वीक में, है ना, और लास्ट वीक में, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में
Ocean water get drawn and in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and earth resulting in low tide। इसका मतलब क्या होता है, जब वो फर्स्ट और लास्ट वाले वीक में होते हैं, मून के फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में, ओशियन वाटर क्या होता है, ड्रॉन होता है डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है सन और अर्थ का, इसलिए वो अपोजिट वर्क करता है, तो वो क्या होता है, सबसे लो टाइड होता है। तो लो टाइड को न्यूप टाइड बोलते हैं, हाई टाइड को स्प्रिंग टाइड। समझ में आ गई बात? हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, they rise in the water close to the source, they help in the ship to arrive the harbor more easily. The high tide also help in fishing, many more fish come closer to the high tide shore during the high tide. This enable fishermen get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. मैंने इस बात पे चर्चा कर ली है, अब मैं एक बार फिर समझाता हूँ। देखो, अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है, सन यहाँ है, अर्थ मून सन। अब इसमें क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगेगा, मतलब अपोजिट, डायगनली अपोजिट ऐसे लग रहा है ना, इसका डायरेक्शन इसका और इससे इस पे लग रहा है। तो अब क्या होगा, इससे जब अपोजिट लग रहा है तो अब निप टाइड क्या होगा, सबसे कम लो टाइड होगा। लेकिन स्प्रिंग टाइड क्या होगा, जब या फिर मून बीच में हो अर्थ के और सन के, या फिर तो अर्थ बीच में हो सन और मून के, तो भी क्या होगा, स्प्रिंग टाइड हाईएस्ट होगा टाइड उस समय। ओशियन करंट्स है, बस चैप्टर खत्म। ओशियन करंट्स पे आते हैं। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन। द ओशियन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड। ओशियन करंट्स कोल्ड और वार्म हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल। इस बात को याद रखना है कि जो देखो, ओशियन करंट्स वार्म हो सकते हैं, वार्म यानी गर्म, गर्म हो सकता है या कोल्ड हो सकता है, ठीक है, वार्म हो सकता है या कोल्ड हो सकता है। अब जनरली जो है वो वार्म ओशियन करंट ऑरिजिनेट होता है इक्वेटर के पास और मूव करता है कहाँ, पोल के साइड, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। समझ रहे हो? जैसे ये इक्वेटर वाला लाइन गया यहाँ पे हुआ है तो इधर इधर मूव करेगा, ठीक है। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। और कोल्ड करंट जो होता है वो वाटर कैरी करता है पोलर या फिर तो हायर लैटिट्यूड बोल दो से ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड तक। पोलर यहाँ पे होता है से लोअर तक। एग्जाम्पल, द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। लैब्राडोर ओशियन करंट एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड करंट, और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। So the current influence the temperature of condition of the area. Warm currents bring about warm temperature over the land surface. The area where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. अब क्या समझ में आई इस बात से, क्या समझे? जो एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं, मिलते हैं, वो प्रोवाइड करता है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग के लिए बेस्ट ग्राउंड होता है वो, बहुत ज़्यादा फिश मिलते हैं वर्ल्ड का। सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल है, सीज जापान के, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऐसे एग्जाम्पल्स है। द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पे फॉगी वेदर क्रिएट होता है, तो इसके कारण नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है। प्रेसिपिटेशन क्या है, वाटर साइकिल क्या है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव, सारे आंसर कर सकते हो मैंने जितने पढ़ा है उससे। वाटर टाइड्स एंड हाउ आर दे काउज्ड, गिव ओशियन वाटर इज साल्टी, गिव रीजन, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग, बी डिटेक्टिव फॉर फन। ओके, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।